प्यारे बच्चों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 8 के विज्ञान से चैप्टर 7 दहन एवं ज्वाला के बारे में। दहन एवं ज्वाला क्लास 8 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, मेरा नाम गणेश है और आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज की वीडियो में हम लोग दहन एवं ज्वाला के बारे में काफ़ी विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये दहन होता क्या है, हम दहन किसको कहते हैं, दहन क्या चीज़ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले दहन को समझते हैं। देखिए, दहन जो है यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा एवं प्रकाश देता है उसको हम लोग दहन कहते हैं। ठीक है, अभी आप देखिए मेरे हाथ में एक मोमबत्ती है, कैंडल है, और मैं इसे जलाता हूँ, ये जल गया। तो अभी जो इस मोमबत्ती का दहन हुआ यह वास्तव में एक रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें मोम हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश हमें देता है। प्रकाश जो हमें दिखाई पड़ रहा है और ऊष्मा हम इसका अनुभव कर सकते हैं। तो यह एक रासायनिक प्रक्रिया है और इसे ही हम दहन कहते हैं। तो हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, परिभाषित कैसे करेंगे? हम बोल सकते हैं कि दहन एक ऐसा रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा एवं प्रकाश देता है, इसे ही हम लोग दहन कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि एक मोमबत्ती को जला करके हम लोगों ने दहन को सीखा। अब देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसको जलाने पर वो जलती हैं, और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जिनको जलाने पर वो नहीं जलती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि दहनशीलता के आधार पर पदार्थ के प्रकार कौन कौन से हैं। तो दहनशीलता के आधार पर पदार्थ के दो प्रकार हैं। पहला जो प्रकार है उसे हम लोग कहते हैं दाह्य पदार्थ, और दूसरा जो प्रकार है उसे हम लोग कहते हैं अदाह्य पदार्थ। अब आप कहेंगे कि दाह्य पदार्थ क्या होता है, अदाह्य पदार्थ क्या होता है? तो देखिए, आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो पदार्थ जलकर ऊष्मा और प्रकाश देते हैं उन्हें हम दाह्य पदार्थ कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो जलकर ऊष्मा और प्रकाश देता है, जैसे अभी आप लोगों ने मोमबत्ती को देखा, कागज है, लकड़ी है, माचिस की तीली है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जल करके ऊष्मा और प्रकाश देती है, इन्हें हम लोग दाह्य पदार्थ कहते हैं। लेकिन कुछ वैसी भी चीज़ें हैं जो जलती नहीं है, तो उन्हें हम लोग अदाह्य पदार्थ कहते हैं। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो पदार्थ जलकर ऊष्मा और प्रकाश नहीं देते हैं उन्हें हम लोग अदाह्य पदार्थ कहते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लोहा है, पत्थर है, मिट्टी है, कांच है, इत्यादि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जलती नहीं है, या यूँ कहें कि जलकर ऊष्मा और प्रकाश नहीं देती है। तो इस तरह के पदार्थों को हम लोग कहते हैं अदाह्य पदार्थ। उम्मीद करता हूं आप लोग दाह्य और अदाह्य को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आप मुझे कमेंट करके एक दाह्य पदार्थ और एक अदाह्य पदार्थ का नाम बताइए जिसका एग्जाम्पल इस वीडियो में नहीं है। अब चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वह है दहन में वायु का महत्व। तो दहन में वायु का क्या महत्व है, तो उसको समझने के लिए चलिए हम लोग एक छोटा सा एक्टिविटी पहले हम लोग करके देख लेते हैं। अभी आप देखिए, ये है मेरे हाथ में एक कैंडल है, मैं उसे जला रहा हूँ और जलाकर मैं उसे इस जगह पर फिक्स कर देता हूँ ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। थोड़ा सा मोम पिघलने दीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कैंडल आसानी से जल रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इस कैंडल को इस गिलास से ढक देता हूँ। गौर से इसको देखिए, ये कैंडल बुझ गई। ये मोमबत्ती जो है अब ये नहीं जल रही है, ये मोमबत्ती बुझ गई। आप कहेंगे कि यह मोमबत्ती क्यों बुझ गई? आप देखिए, मोमबत्ती बुझ गई। वास्तव में हुआ क्या कि जब ये मोमबत्ती जल रही थी, मैं फिर से दिखाता हूँ, वास्तव में हुआ क्या, जैसे ये मोमबत्ती जल रही थी तो वातावरण में जो ऑक्सीजन है वो इसको आसानी से मिल रहा है, तो ऑक्सीजन से यह प्रतिक्रिया आसानी से कर पा रही है। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, इस गिलास को हमने इस पर ढक दिया, तो जितना इस गिलास के अंदर ऑक्सीजन था तब तक तो यह जली, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गया, बाहर से ऑक्सीजन मिलना इसको बंद हो गया, ये मोमबत्ती
बुझ गई। इसका मतलब क्या हुआ, इस एक्टिविटी से, इस प्रयोग से हमने क्या सीखा? तो हमने सीखा कि किसी भी चीज़ के दहन के लिए ऑक्सीजन का होना, हवा का होना बहुत ही ज़रूरी है, अनिवार्य है। अगर वस्तु को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो तो वस्तु का दहन नहीं होगा। तो जो एक्टिविटी अभी आपने देखा उसको मैंने स्लाइड में भी दिखाया है, थोड़ा सा उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर 3 डायग्राम है, 3 मोमबत्ती है। पहली मोमबत्ती को अगर आप ध्यान से देखें तो उसको एक गिलास से ढका गया है, लेकिन ध्यान रहे उसमें ऊपर खाली है, मतलब ऊपर से उसको ऑक्सीजन मिल रहा है और नीचे से भी उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, तो वो काफ़ी आसानी से जल रही है। एक्चुअली है क्या, इस मोमबत्ती को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए, पहला जो मोमबत्ती है इसको रखा गया है और इस गिलास को लकड़ी के 2 गुटके के ऊपर रखा गया है, जिससे कि नीचे से उसको ऑक्सीजन सप्लाई आसानी से होता रहे, और ऊपर भी इसका खुला है। तो इसका मतलब ऊपर से भी इसको ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, नीचे से भी हो रहा है। हालांकि हवा, गर्म हवा ऊपर निकल जाएगी तो इसको जो हवा का जो सप्लाई होगा वो ज़्यादा नीचे से ही मिलेगा। लेकिन दूसरा को अगर आप ध्यान से देखें तो इस लकड़ी के गुटके को हटा दिया गया है और डायरेक्ट इसको इस ट्रांसपेरेंट ग्लास को रख दिया गया है, जिससे कि क्या हो रहा है, यह धीरे धीरे बुझ जाएगी क्योंकि उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और तीसरा जो चित्र है उसमें ऊपर से भी बंद कर दिया गया है और नीचे से भी इसका ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा। तो यह जैसे ही हम लोग इस काम को करेंगे, जैसे ही हम लोग उसको ढक दिए, जैसे अभी आपने देखा, जैसे ही मैंने गिलास को ढक दिया, ये मोमबत्ती कुछ समय के बाद वह बुझ गई। तो इस एक्टिविटी से हम लोगों ने यह जाना कि किसी भी चीज़ के दहन के लिए ऑक्सीजन का होना अनिवार्य है। चलिए हम लोग अब अगले टॉपिक को देखते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वह है दहन में ज्वलन ताप का महत्व। अभी एक नया चीज़ आया, ज्वलन ताप। आप कहेंगे ये ज्वलन ताप क्या होता है? देखिए, किसी भी चीज़ को जलने के लिए एक न्यूनतम ताप का होना जरूरी है, उससे कम होने पर वह पदार्थ नहीं जलेगा। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उसका ज्वलन ताप कहते हैं। हर एक वस्तु का ज्वलन ताप अलग अलग हो सकता है। कागज़ का ज्वलन ताप अलग होगा, मोमबत्ती का ज्वलन ताप अलग होगा, पेट्रोल डीजल का ज्वलन ताप अलग होगा, लकड़ी का ज्वलन ताप अलग होगा, प्लास्टिक का ज्वलन ताप अलग होगा, कपड़ा का ज्वलन ताप अलग होगा। हर एक वस्तु का ज्वलन ताप अलग अलग हो सकता है। तो हम लोग अभी देखेंगे एक क्रियाकलाप के माध्यम से, एक एक्टिविटी के माध्यम से, कि किसी भी पदार्थ के दहन में ज्वलन ताप का क्या महत्व है। ठीक है, मोमबत्ती को फिर से जलाते हैं। चलिए, फाइनली जल गया। मोमबत्ती को हम लोग फिर से जला दिए। अब देखिए, मेरे सामने कागज़ के 2 कोन हैं। बहुत सिंपल सा है, कागज़ को मोड़ करके बनाया गया है। अब मैं क्या करता हूँ, इस कागज़ को सबसे पहले मैं इस तरह से पकड़ता हूँ और इसको मैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए कागज़ जलाने के क्रम में कि हाथ का डायरेक्ट इस्तेमाल ना करें, हाथ जल सकता है। अगर मैं इसको इस तरह से रखता हूँ तो आप देख सकते हैं यह आसानी से आग पकड़ ली और यह तुरंत जलना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं आसानी से यह जल गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसी कागज़ पर पानी ले लेता हूँ और फिर से मैं इसे जलाने का प्रयास करता हूँ। आप देखेंगे कि यह बिल्कुल नहीं जल रही है। देखिए, अभी तक इसने आग नहीं पकड़ा है। आप कहेंगे कि इससे पहले जो कागज़ लिया गया था उसने तुरंत आग पकड़ लिया और इसने अभी तक आग नहीं पकड़ा है। अब आप कहेंगे क्यों नहीं पकड़ा है? सिंपल सा लॉजिक है। इससे पहले जो कागज़ लिया गया था तो इस मोमबत्ती का उष्मा उस कागज़ को मिला और उसका ज्वलनता प्राप्त हो गया, उसने वो जलना शुरू कर दिया। लेकिन इसमें क्या है, पानी रहने की वजह से यह कागज़ भींगा हुआ है और इसके कारण इसका ज्वलन ताप इसको नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से यह नहीं जल रहा है। जब इसको ज्वलन ताप मिलेगा तो यह भी जलना शुरू हो जाएगा। तो इसी एक्टिविटी को हमने स्लाइड में भी दिखाया है, आप एक बार उसे भी देख लें। आप देखिए, चित्र में 2 कीप है और एक में जल लिया गया है और एक बिना जल का है। दोनों को मोमबत्ती के सामने रखा गया है। ये देखिए, जो पहला कीप है जिसमें जल लिया गया है वह आग नहीं पकड़ता है, और जो दूसरा कीप है जो बिना जल का है वह आग पकड़ लेता है। क्योंकि बिना जल वाला कीप है वह कागज़ तुरंत आग पकड़ेगा, क्योंकि कागज़ का ज्वलन ताप कम होता है। और जब उसको पानी रख दिया गया तो जो मोमबत्ती का उष्मा था वह कागज़ को मिला और फिर कागज़ से उसका स्थानांतरण हुआ और वह जल को मिल गया, जिस वजह से कागज़ को ज्वलन ताप प्राप्त नहीं हुआ और कागज़ नहीं जला। चलिए हम लोग अब
आगे बात करते हैं। हमारा जो आगे का टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो ज़रूरी है और हम सबको चीज़ जानना भी चाहिए। वह क्या है? तो वह है दहन के लिए आवश्यक शर्त। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा किसी भी चीज़ के दहन के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, तो सबसे पहले दहनशील वस्तु का होना जरूरी है। दूसरा, उसको ज्वलन ताप मिलना चाहिए, उसको ऑक्सीजन मिलना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यही दहन का शर्त है। तो हम लोग एक एक करके दहन के शर्त पर चर्चा करते हैं। तो सबसे जो पहला शर्त है वह है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। अगर दहनशील पदार्थ नहीं होगा तो दहन किसका होगा? तो दहन होने के लिए सबसे पहला अनिवार्य चीज़ है वह है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। और दूसरा जो शर्त है वह क्या है? वायु की उपस्थिति। वायु कहने का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति, क्योंकि अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो दहन नहीं होगा। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है वह है ज्वलन ताप की प्राप्ति। जब तक वस्तु को ज्वलन ताप प्राप्त नहीं होगा तब तक उस वस्तु का दहन नहीं होगा। तो इस तरह से दहन के लिए आवश्यक 3 शर्त हुआ। पहला दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दूसरा ऑक्सीजन की उपस्थिति और तीसरा ज्वलन ताप की प्राप्ति। अब चलिए हम लोग देखते हैं दहन के प्रकार, मतलब दहन कितने प्रकार के हो सकते हैं। आप देखिए मेरे स्क्रीन पर दहन के प्रकार। दहन का जो पहला प्रकार है वह है तीव्र दहन, दूसरा प्रकार है स्वतः दहन और तीसरा प्रकार है विस्फोट। आप कहेंगे ये तीव्र दहन क्या होता है, स्वतः दहन क्या होता है, विस्फोट क्या होता है? तो देखिए आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। तीव्र दहन का मतलब होता है पदार्थ की तेजी से जलने को तीव्र दहन कहते हैं। जैसे गैस का दहन, पेट्रोल का दहन, डीजल का दहन, केरोसिन का दहन, ये सब तीव्र दहन का उदाहरण है। स्वतः दहन किसको कहेंगे? तो कुछ पदार्थ बिना गर्म किए कमरे के ताप पर स्वतः यानी कि अपने आप जलने लगते हैं। इस प्रकार के दहन को स्वतः दहन कहते हैं। जैसे फास्फोरस जो होता है वह कमरे के ताप पर भी जलने लगता है। इस तरह के दहन को हम लोग कहते हैं स्वतः दहन। और उसके बाद है विस्फोट। विस्फोट क्या है? तो जो पदार्थ अचानक अधिक गर्मी, रोशनी और आवाज़ के साथ जलते हैं उसे हम लोग विस्फोट कहते हैं। जैसे पटाखों का फूटना। जब कोई पटाखा जलता है तो अचानक से उसमें बहुत तेज़ रोशनी निकलता है, आवाज़ होता है और उसमें भी काफ़ी मात्रा में उत्पन्न होता है। तो इस तरह के दहन को हम लोग कहते हैं विस्फोट। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि दहन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन प्रकार से? पहला हो गया तीव्र दहन, दूसरा स्वतः दहन और तीसरा विस्फोट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वह है आग पर नियंत्रण के उपाय। जब आग लगता है तो उस आग लगने पर उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उसे नियंत्रित कर सकते हैं, उस पर थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। तो आग पर नियंत्रण पर चर्चा करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या सारे आग एक जैसे होते हैं या आग की अलग अलग भिन्नताएं होती हैं, अलग अलग प्रकार से आग होते हैं। देखिए सबसे पहले आपको मैं कुछ चित्र दिखा रहा हूँ, आप मेरे स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। ये देखिए पहला है, आप देख सकते हैं यह एक आग है, यह कोयले का आग है। आप देखे होंगे भट्ठी पर जो बड़ा बड़ा चूल्हा या भट्ठी होता है, ओवन होता है, उसमें इस तरह से आग के अंगारे बहुत अच्छे दिखाई पड़ते हैं। और ये देखिए दूसरा जो चित्र है, ये देखिए एक घर है किसी का और किसी वजह से इस घर में आग लग गई है, दुर्घटना हो गया है। अब एक और चित्र मैं आपको दिखाता हूँ। यह देखिए इलेक्ट्रिक बोर्ड है। अक्सर आपने देखा होगा आपके घर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है या फिर जहाँ पर आप चार्ज लगाते हैं या फिर जहाँ पर सॉकेट होता है वहाँ भी कभी शॉर्ट सर्किट की वजह से या ओवरलोडिंग की वजह से वो आग लग जाता है। तो अभी जो आप चित्र में देख रहे हैं, क्या ये तीनों आग एक जैसे हैं? तीनों आग अलग अलग है और तीनों को नियंत्रित करने का तरीका भी अलग अलग होगा। एक ही तरीका से अगर हम सभी आग को बुझाना चाहेंगे तो यह हमारे लिए हानिकारक होगा, यह बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो अब देखिए इस तरह की आग को हम नियंत्रण में कैसे लें। तो आग को कंट्रोल करने का, नियंत्रित करने का जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट उपाय है वह क्या है? वह है दहनशील पदार्थ को हटाना। जो पदार्थ जलने लायक होगा, जो दाह्य पदार्थ होगा, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि उन पदार्थों को वहाँ से हटाएं। जैसे कहीं पर अगर आग लग गया हो तो सबसे पहले हम जलने वाली चीज़ों को हटाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा पेट्रोल पंप में लिखा होता है अति ज्वलनशील पदार्थ, यहाँ पर सिगरेट पीना या मोबाइल चलाना मना है, क्योंकि अगर वैसा कभी हो जाएगा तो आग लग जाएगा। तो जो दहनशील पदार्थ है उसको वहाँ से हटा दे देता है। जो जलने योग्य चीज़ है, जो जल सकता है, उसको हम हटाएंगे तो आग पर नियंत्रण पा सकते हैं। अब देखिए दूसरा जो चीज़ है वह है ज्वलन ताप को कम करना।
अक्सर ऐसा होता है कि आग लगने पर हम ज्वलन ताप को कम करते हैं। तो ज्वलन ताप को कम कैसे करेंगे? हम पानी डाल देंगे उसमें। सबसे सिंपल, सबसे आसान यही है कि जहाँ कहीं आग लग रहा हो, हम जाके बाल्टी से या फिर पाइप से या जिससे सुविधा हो, हम वहाँ पर जाकर के पानी डाल देते हैं। पानी डालने से क्या होता है, उस पदार्थ में वो पानी फैल जाता है, जिससे कि उसका ज्वलन ताप कम हो जाता है और वह पदार्थ जलने से बच जाता है। और तीसरा जो उपाय है वह क्या है, वायु से संपर्क तोड़ना। कभी कभी पानी डालना हानिकारक हो सकता है, तो उस परिस्थिति में हम पानी डाल करके आग को नियंत्रित नहीं करते हैं, बल्कि उसका संपर्क वायु से यानी कि ऑक्सीजन से हटाते हैं। तो किसी भी वस्तु को वायु से संपर्क तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, अग्निशामक यंत्र का उपयोग करेंगे। आप देखिए मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक अग्निशामक यंत्र का चित्र है जो कि आग को बुझा रहा है। तो इससे क्या होता है, यह कार्बन डाइऑक्साइड का एक लेयर छोड़ता है, जिससे कि उस वस्तु का ऑक्सीजन से संपर्क हट जाता है और आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मुख्य रूप से इन 3 उपायों को करने से आग पर नियंत्रण पा सकते हैं। अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पर चर्चा करने जा रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है। देखिए, बिजली उपकरण या तेल में लगी आग को पानी से नहीं बुझाना चाहिए। यह एक सामान्य सी बात है कि अक्सर जहाँ कहीं आग लगता है तो हम लोग पानी से उस आग को बुझाते हैं, और सबसे सिंपल और सबसे आसान उपाय भी यही है। लेकिन ध्यान रहे कि बिजली उपकरणों में लगे आग को या फिर तेल या पेट्रोल डीजल ये सब में लगे आग को पानी से नहीं बुझाना चाहिए। आप कहेंगे कि इसे पानी से क्यों नहीं बुझाना चाहिए, इसका कारण क्या है? तो आप देखिए मेरे स्क्रीन पर कारण है कि बिजली के उपकरण में लगे आग को पानी से बुझाने पर बिजली के झटके लग सकते हैं, क्योंकि पानी विद्युत का सुचालक होता है। जैसे ही हम उस पर पानी डालेंगे तो करंट हमें लग सकता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर तेल में लगे आग को हम पानी से बुझाते हैं तो क्यों नहीं बुझाना चाहिए, क्योंकि तेल में लगे आग को पानी से बुझाने पर तेल जो होता है वो पानी से हल्का होता है और पानी के ऊपर तेल तैरते रहेगा और आग काफ़ी दूर तक चल जा सकता है पानी के साथ बह करके, या फिर वो जलता रहेगा, क्योंकि पानी हो जाएगा नीचे और तेल हो जाएगा ऊपर। तेल ऊपर क्यों होगा, क्योंकि तेल पानी से हल्का होता है। तो इसलिए बिजली उपकरणों को और तेल या डीजल ये सब जो चीज़ों पर आग लगता है तो उसे पानी से नहीं बुझाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पर लगे आग को हम कैसे बुझाएंगे, उसका उपाय क्या है? उसका उपाय है बिजली उपकरण या तेल में लगे आग को बुझाने के लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ मिलेगा? अग्निशामक यंत्र में मिलेगा। उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उस गैस को हाईली कंप्रेस्ड करके रखा जाता है, और जहाँ कहीं हमें आवश्यकता होता है हम उसके ट्रिगर को दबाते हैं और वहाँ से गैस का फव्वारा निकलता है, या फिर वह एक लिक्विड फॉर्म के रूप में भी निकलता है। अगर आपके मन में इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं जल्द से जल्द उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। अब चलिए हम बात करते हैं अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है ज्वाला, जिसे हम लोग फ्लेम भी कहते हैं। आप कहेंगे ये ज्वाला क्या होता है, तो फिर से मैं आपके सामने उस मोमबत्ती को जलाता हूँ। देखिए, अभी आप मेरे सामने एक मोमबत्ती को देख सकते हैं। इस मोमबत्ती को हमने जला करके रखा है। तो अब आप कहेंगे ये ज्वाला क्या होता है? तो देखिए, जब कोई वस्तु जलता है तो आग की जो लपटें उठती है उसे ही हम लोग ज्वाला कहते हैं। आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ लिखा है कि जब कोई पदार्थ जलता है तो आग की जो लपटें उठती है उसे ही हम लोग ज्वाला कहते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि जब कोई वैसा गैस जलता है या फिर कोई पदार्थ जलता है तो जो जलती हुई गैसों का जो क्षेत्र होता है उसे भी हम लोग ज्वाला कहते हैं। आप मेरे स्क्रीन पर देखिए, लकड़ी जल रही है, वहाँ पर ज्वाला उत्पन्न हो रहा है। अब एक प्रश्न मैं आपसे करता हूँ कि क्या जितनी सारी चीज़ें जलती है, दहन होता है जिन चीज़ों का, क्या सभी में ज्वाला उत्पन्न होती है या नहीं होती है? आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर मैं देता हूँ। देखिए, आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दहन के समय जो पदार्थ वाष्प में बदलते हैं वो ज्वाला का निर्माण करते हैं। जैसे मोमबत्ती वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करती है। अगर आप ध्यान से इस जगह पर देखें तो आपको दिखाई देगा कि जहाँ पर ये फ्लेम है, लौ है या ज्वाला है, उसके जस्ट नीचे जो धागा है उसके सामने आप गौर से देखें तो आपको दिखाई देगा वहाँ पर लिक्विड मोम है, वो जो द्रवित अवस्था में है। और यह द्रवित अवस्था में जब जलता है तो यह वाष्पित होता है, और वाष्पित होने के कारण ही हमारा ये फ्लेम, ये ज्वाला, ये लपट बनता है। तो दहन के समय जो पदार्थ वाष्प में बदलते हैं वो ज्वाला का निर्माण करते हैं। लेकिन दहन के समय जो पदार्थ वाष्प में नहीं बदलेंगे वो ज्वाला का निर्माण करेंगे? बिल्कुल नहीं, वो ज्वाला का निर्माण नहीं करेंगे। जैसे लकड़ी का कोला,
लकड़ी का कोयला आपने देखा होगा, पहले उसको हम लोग कपड़े को प्रेस करने वाली इस्त्री में इस्तेमाल करते थे। अभी आप ज्वेलरी के दुकान पर भी देख सकते हैं उसका इस्तेमाल कहीं कहीं होता है, या अन्य जगह पर भी उसका इस्तेमाल होता है। तो लकड़ी का जो कोयला होता है वह जलने पर वाष्पित नहीं होता है, इसलिए वह ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं ज्वाला के क्षेत्र की, कि ज्वाला के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। आप देखिए स्क्रीन पर, तो ज्वाला के मुख्य रूप से 4 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन सा? पहला नीला क्षेत्र, दूसरा होता है काला क्षेत्र, तीसरा हमारा है दीप्त क्षेत्र और चौथा है अदीप्त क्षेत्र। आप कहेंगे ये सारा चीज़ क्या है? आप ध्यान से अगर इस कैंडल में जलने वाले फ्लेम को देखेंगे तो ये चारों क्षेत्र आपको यहाँ पर दिखाई पड़ जाएगा। चलिए मैं उसको यहाँ पे दिखाता हूँ और स्क्रीन पर एक चित्र के माध्यम से भी दिखाता हूँ। देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक चित्र है, एक मोमबत्ती है और इस मोमबत्ती में सभी क्षेत्र को दिखाया गया है। तो जो सबसे जो बाहर वाला हिस्सा होता है, सबसे गर्म भाग वही होता है, और सबसे जो कम गर्म वाला हिस्सा है तो वह क्षेत्र होता है जो सबसे अंदर में है, जहाँ पर बिना जली मोमबत्ती जो होता है वो सबसे कम गर्म होता है। और ये जो आप पीला पीला देख रहे हैं, पीला क्षेत्र होता क्या है? तो मोम का जहाँ आंशिक दहन होता है, पूर्ण दहन नहीं, जहाँ आंशिक दहन होता है वहाँ पर वो गर्म होकर के जो मोम के कण है वो चमकने लगते हैं, जिससे कि पीले वाले क्षेत्र का निर्माण होता है। और पूर्ण दहन क्या है? जहाँ पूर्ण दहन हो गया वो जो नीला नीला का क्षेत्र आप देख सकते हैं वो हमारा पूर्ण दहन का क्षेत्र है। तो इस तरह से ज्वाला के मुख्य रूप से 4 क्षेत्र होते हैं। नीला क्षेत्र जो कि पूर्ण दहन का क्षेत्र है, काला क्षेत्र जो कि बहुत कम दहन है या न के बराबर दहन है, दीप्त क्षेत्र जो चमक रहा है, और अदीप्त क्षेत्र जहाँ पर चमक बिल्कुल नहीं है, जो अदीप्त है वो जल नहीं रहा है। इस चित्र के माध्यम से भी आप देखिए, तो ये मोमबत्ती है, देखिए सबसे ऊपर में दिखाया है पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र जो कि नीला होता है, और सबसे गर्म भाग जो होता है यह बाहरी भाग ही होता है। आपने देखा होगा कि ज्वेलरी के दुकान पर सोनार जो होता है वह आग का इस्तेमाल करता है किसी वस्तु को गलाने के लिए, सोने चांदी को गलाने के लिए, तो आग के सबसे बाहरी हिस्से का ही इस्तेमाल वो करता है और फूंकने से उसको फूंकता है। और वो जब वो फूंकने से उस ज्वाला के क्षेत्र को फूंकता है तो ध्यान रखिए वो बाहरी क्षेत्र को ही फूंकता है, और जिससे कि उसका ताप बहुत ज़्यादा होता है और वो सोने चांदी को गलाने के लिए सक्षम होता है। अब चलिए हम लोग इस कैंडल को ऑफ कर देते हैं, और हमारा जो अगला टॉपिक है वह है ईंधन। ईंधन, फ्यूल। तो ईंधन हम किसे कहते हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा दहन। दहन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करता है और ऊष्मा प्रकाश हमें देता है। अब देखिए ईंधन उन सारी चीज़ों को कहेंगे जिनके दहन का हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो ईंधन क्या हो गए? वैसे वस्तु जिनके दहन का हम उपयोग करते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वो सारे वस्तुएं जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश देती है और हम उनका उपयोग करते हैं, उन्हें हम ईंधन कहते हैं। यह ईंधन कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से यदि हम बात करते हैं तो ईंधन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ठोस ईंधन, जिसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाया गया है कोयला। इस तरह से और भी पदार्थ हो सकते हैं जो कि ठोस ईंधन हो सकते हैं। लकड़ी ठोस ईंधन है, कोयला ठोस ईंधन है, कास्ट कोयला ठोस ईंधन है। ऐसे बहुत सारे ईंधन हो सकते हैं जो ठोस अवस्था में होते हैं, उन्हें हम ठोस ईंधन कहते हैं। और जो दूसरा ईंधन का प्रकार है वो है द्रव ईंधन, जैसे केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सब द्रव ईंधन के उदाहरण हैं। और जो तीसरा ईंधन का प्रकार है वह है गैसीय ईंधन या गैस ईंधन। तो जितने भी ईंधन हैं जो गैसीय अवस्था में होते हैं, जैसे एलपीजी गैस है जिसको हम लोग इस्तेमाल घरेलू रसोई में करते हैं, ये गैस ईंधन यानी कि गैसीय ईंधन है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं ये ईंधन के मुख्य रूप से 3 प्रकार हुए: ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैस ईंधन। अब देखिए जो ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैस ईंधन हुआ, यदि हम उनको जलाते हैं समान मात्रा में, अगर 1 केजी हम ठोस ईंधन को जलाते हैं या 1 केजी द्रव ईंधन को जलाते हैं या 1 केजी गैस ईंधन को जलाते हैं, तो क्या सब में समान मात्रा में हमें ऊर्जा प्राप्त होगा? समान मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर एक विशेष चीज़ है ऊष्मीय मान। हर एक वस्तु का, हर एक दहनशील वस्तु का अलग अलग ऊष्मीय मान हो सकता है। देखिए आप स्क्रीन पर देखेंगे कि ईंधन का ऊष्मीय मान क्या होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, और आगे भविष्य में अगर आप किसी कंपटीशन में बैठते हैं तो वहाँ भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको आप ध्यान से जरूर देखें कि किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से जितनी ऊष्मा ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं।
ध्यान से सुनिए कि किसी भी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से जितनी ऊष्मा ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे उस ईंधन का ऊष्मीयमान कहते हैं। और जो ऊष्मीयमान का SI मात्रक होता है वह होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम। जूल ऊर्जा का मात्रक है और किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, तो किलो जूल प्रति किलोग्राम यह ऊष्मीयमान का SI मात्रक है। इसे आप जरूर याद रखें और इसे नोट भी कर लें। तो ऊष्मीयमान क्या है? तो किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से जितनी ऊष्मा ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे उस ईंधन का ऊष्मीयमान कहते हैं। और ऊष्मीयमान का SI मात्रक होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम। अब मेरे स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर एक चार्ट है और कुछ ईंधन के ऊष्मीयमान को दिखा गया है। आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर पढ़ लें और उसके बाद आगे बढ़ें और मुझे कमेंट करके बताएं कि इस चार्ट में सबसे ज़्यादा ऊष्मीयमान किसका है और सबसे कम ऊष्मीयमान किसका है। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को पॉज करके जरूर देखेंगे। अब देखिए, इतनी सारी चीज़ों को करने के बाद, देखने के बाद हम अपने इस चैप्टर के अंतिम टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। हमारा जो अंतिम टॉपिक है वह है आदर्श ईंधन। आदर्श ईंधन, आइडियल फ्यूल किसको हम कहेंगे? क्या सभी चीज़ों को, जैसे कोयला है, लकड़ी है, कास्ट कोयला है, गोईठा है, केरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है, इन सभी चीज़ों को हम आदर्श ईंधन कह सकते हैं? आदर्श ईंधन हम किसे कहेंगे? उसके लिए क्या योग्यताएं हैं, क्या शर्त है? तो हम लोग देखते हैं आदर्श ईंधन के शर्त। क्या शर्त है? तो पहला है जो सस्ता एवं सुगमतापूर्वक उपलब्ध हो। तो जो सस्ता हो और सुगमतापूर्वक उपलब्ध हो, मतलब जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं हो और ऐसा भी नहीं हो कि वो कहीं मिले ही नहीं। जो सस्ता भी हो और आम आदमी के लिए सुलभ हो, आसानी से वो उपलब्ध हो, तो उस तरह के ईंधन को हम लोग आदर्श ईंधन कह सकते हैं। तो क्या एक ही शर्त है? नहीं, और भी शर्त है। क्या शर्त है? दूसरा, तो जिसका ऊष्मीयमान अधिक हो। अब मान लिया कि जो सस्ता है और सुगमतापूर्वक मिल जाए लेकिन ऊष्मीयमान बहुत कम हो, तो उसको जलाएंगे तो उसमें हमको बहुत कम मिलेगा, तो उसको हम आदर्श ईंधन नहीं कहेंगे, बल्कि आदर्श ईंधन उसे कहेंगे जिसका ऊष्मीयमान भी अधिक हो। तीसरा शर्त क्या है? जिसका ज्वलन ताप ना तो बहुत कम हो और ना बहुत ज़्यादा हो। अगर ज्वलन ताप बहुत कम होगा तो बहुत दहनशील पदार्थ होगा, तुरंत उसमें आग पकड़ लेगा। अगर ज्वलन ताप बहुत ज़्यादा होगा तब भी उसमें आग नहीं पकड़ेगा। अगला शर्त क्या है? अगला शर्त है कि जो अपशिष्ट पदार्थ नहीं छोड़ता हो। जैसे अभी आप लोग देखते होंगे, अगर लकड़ी को या कोयला को हम जलाते हैं तो बाद में उसमें राख बचता है जो कि अपशिष्ट पदार्थ है, इसका निपटारा करना भी एक समस्या है। तो उस तरह के वस्तुओं को हम आदर्श ईंधन नहीं कह सकते हैं। या फिर अभी आपने एक और समस्या हमारे जो विश्व के सामने खड़ी हो रही है, वह है परमाणु ऊर्जा के द्वारा उत्पन्न जो कचरा है वो हमारे लिए भी बहुत बड़ा वेस्ट है। तो उस तरह की चीज़ों को हम आदर्श ईंधन नहीं कह सकते हैं। अगला शर्त क्या है? पांचवा शर्त है जिसका भंडारण और परिवहन आसान हो, मतलब जिसको आसानी से हम रख भी सकें और एक जगह से दूसरी जगह हम आसानी से ले भी जा सकें। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आदर्श ईंधन के मुख्य रूप से 5 शर्त हुए। पहला, जो सस्ता एवं सुगमतापूर्वक उपलब्ध हो। दूसरा, जिसका ऊष्मीयमान अधिक हो। तीसरा, जिसका ज्वलन ताप ना तो बहुत कम हो और ना बहुत ज़्यादा हो। चौथा, जो अपशिष्ट पदार्थ नहीं छोड़ता हो। और पाँचवा, जिसका परिवहन और भंडारण आसान हो। तो ये सब आदर्श ईंधन के शर्त हैं। जो ईंधन इन सभी शर्तों को पूरा करेगा उसे हम आदर्श ईंधन कहेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइए एक आदर्श ईंधन का नाम। तो एक बार मैं इस चैप्टर के समरी को आपके सामने रख रहा हूँ। तो हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या चीज़ सीखा? तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि दहन क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा दहनशीलता के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, दाह्य पदार्थ और अदाह्य पदार्थ। फिर हम लोगों ने जाना दहन के प्रकार कितने होते हैं, जैसे तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट। फिर हम लोगों ने दहन के लिए आवश्यक जो है वायु का क्या महत्व है, दहन के लिए ज्वलन ताप का क्या महत्व है, इस पर भी चर्चा किया। फिर हम लोगों ने दहन की आवश्यक शर्त को हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि आग पर नियंत्रण किस प्रकार हो सकता है। उसके बाद हम लोगों ने ईंधन के बारे में जाना। ईंधन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। और लास्ट में हम लोगों ने सीखा कि आदर्श ईंधन के क्या क्या गुण होते हैं या आदर्श ईंधन के क्या क्या शर्त हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं जल्द से जल्द उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। और अगर इसी प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।